नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उसका डिटेल्स लेके आया हूं। दोस्तों, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप वाले केस को खारिज कर दिया और इसको एएफटी में दायर करने की हिदायत दे दी है। ये एक बड़ी खबर या खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कल की सुनवाई में कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो हम सबको जाननी जरूरी है और ये पुराने पेंशनर्स को असर डालने वाली बातें हैं। जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों कि एमएसपी दिलाने का यह एक सुनहरा मौका हो सकता है। कल सुनवाई तो ओआरओपी के केस के ऊपर थी, लेकिन फिर भी इस केस को मैं एमएसपी के साथ क्यों जोड़ रहा हूं आगे वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस खारिज तो हो गई, लेकिन फिर भी उस केस में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सुनवाई हुई थी और उन सुनवाई के दौरान जो बातें निकल के आई हैं उन बातों को आप सबके सामने रखता हूं। मैं आपको बिल्कुल आसान फौजी भाषा में पहले समझा दूं कि क्या हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बटालियन के बटालियन हवलदार मेजर या आरएचएम रेजिमेंट हवलदार मेजर हैं। आप अलग अलग कंपनी के 5 सिपाहियों का छुट्टी सैंक्शन कराने के लिए सीओ साहब के पास जाते हैं। अब दोस्तों, सीओ साहब के सामने जैसे आप छुट्टी की पेशकश करते हैं, सीओ साहब देखते हैं, बोलते हैं हाँ छुट्टी तो लागू है, सही है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हो? आप कंपनी कमांडर्स के पास जाइए, वो छुट्टी सैंक्शन करेंगे इन जवानों का, आप चले जाइए। तो फिर आप बोलते हो सीओ साहब को कि साहब ये तो अलग अलग कंपनी के बच्चे हैं, अलग अलग कंपनी के सिपाही हैं, तो कंपनी कमांडर साहब तो अलग अलग हैं, तो फिर अलग अलग के पास जाना पड़ेगा, सभी को तो इकट्ठा छुट्टी नहीं मिल सकता। तो सीओ साहब बोलते हैं ठीक है, मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि अल्फा कंपनी के जो कंपनी कमांडर साहब हैं सभी की छुट्टी की सुनवाई एक साथ करेंगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। तो फिर इसी तरीके की बात कल हुई है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से केस को ले जाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया और एएफटी में जाने के लिए बताया, जिसका डिटेल्स आपको समझाता हूं। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए ताकि आपके समझ में आ जाए, एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब बताता हूं आपको कि कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल सुनवाई हुई थी। सबसे पहले तो 5 जुलाई 2023 की ओआरओपी एरियर की सुनवाई। अब दोस्तों, पेंशन सेवा मामलों में आती है एएफटी में जाएं। माननीय कोर्ट में माननीय जज साहब ने यह बोला कि आप जो है फौजी हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपका जो पेंशन है वो सेवा मामलों के अंदर आती है, तो आप एएफटी में जाएं, वहां पर आपकी सुनवाई होगी। तो ऐसे में फिर भी जो वकील साहब हैं, जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो वकील नियुक्त किए गए थे निदेश गुप्ता जी, उन्होंने दलील देना नहीं छोड़ा। अब दोस्तों, सीनियर वकील जब होते हैं तो इस तरीके का जो है हो सकता है कि माननीय कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी वो दलील देते हैं। तो आप देखिए, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वकील साहब ने फिर भी तर्क रखे और उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि 2016 से पुराने पेंशनर्स को भी संशोधित पेंशन का भुगतान करेगी। अब मुकर रही है सरकार, यानी कि अपनी अधिसूचना में सरकार ने कहीं ना कहीं ये माना था कि 2016 और 2016 से पहले और बाद वालों को एक तरीके का पेंशन दिया जाएगा, लेकिन अब एक्स ग्रुप के 2 टेबल बना करके सरकार अपनी उस अधिसूचना से मुकर रही है। ये पॉइंट माननीय कोर्ट के अंदर जो है वकील साहब ने रखी। तो कोर्ट ने ये माना है, इस बात को कोर्ट ने एडमिट किया है, कोर्ट ने ये माना है कि केस में मेरिट है, यानी कि जो बातें माननीय जज साहब को वकील साहब ने बताई उन बातों पे कहीं ना कहीं जज साहब सहमत दिखे। लेकिन आगे फिर से जो वकील साहब है उन्होंने एक समस्या उनके सामने रखी कि वकील साहब ने यह बोला कि एएफटी में अलग अलग करना मुश्किल है, यानी कि एएफटीज अलग अलग एरियाज को कवर करते हैं। मान लीजिए कोई एक मुंबई का रहने वाला अगर लखनऊ के एएफटी में केस फाइल करे तो उस एएफटी में उनकी सुनवाई नहीं होगी, वो खारिज कर दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो मुंबई एएफटी है, आप वहां जाइए। तो इस समस्या को जैसे ही माननीय कोर्ट के सामने रखा गया तो माननीय कोर्ट ने एक छूट दे दी और छूट ये दे दी कि प्रतिनिधि क्षमता में दायर करने की छूट, यानी कि आप पूरे एक्स सर्विसमैन का हो करके इस केस को फाइल कर सकते हैं, ऐसी छूट हम देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तर्ज पर इसी कनेक्शन में मैं ये बोल रहा हूं कि अब अगर एमएससीपी का केस भी फाइल किया जाए, क्योंकि एमएससीपी में भी पुराने पेंशनर्स इंवॉल्व हैं, 2006 से पुराने पेंशनर्स इंवॉल्व हैं और पूरे पेंशनर्स को इकट्ठा अगर न्याय दिलाना है तो इसी आदेश के जो बेस पर जो कल का माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि अभी तक लिखित में आदेश नहीं आया, जब लिखित में आगे आदेश आएगा उसके बाद जो है ठोस बातें पता चलेंगी, लेकिन जो सुनवाई हुई है उसके जो छुटपुट बातें सामने आई हैं उसकी तर्ज पर मैं बोल रहा हूं। तो जो बातें माननीय कोर्ट ने कही है उस बातों के आधार पर जो है एमएससीपी का केस भी एएफटी में दायर किया जा सकता है और यह भी प्रतिनिधि क्षमता के दायरे में रहकर एक ही केस सभी को लागू हो जाए, इस तरीके से दायर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल छूट दे दी है।
अब दोस्तों आगे बताता हूं, ये जीत है पर आधी अधूरी। जी हाँ, ये एक तरफ से बोले तो हार भी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एएफटी में जाएं। लेकिन एएफटी में जाने के लिए जो हिदायतें दी, वहां कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि हाँ, केस में मेरिट है और आप इकट्ठा सभी के लिए केस लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जीत भी है। लेकिन ये जीत आधी अधूरी है। अब वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी तैयार है माननीय सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद एएफटी में केस दायर करने के लिए। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी तैयार है, ऐसी जो है जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एएफटी में केस दायर करने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट से लिखित आदेश आ जाएगा कल की सुनवाई का, उसके बाद माननीय एएफटी में केस जो है दायर कर दिया जाएगा वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से, जो कि आने वाले समय में शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की ओर जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी जो है कल की सुनवाई से जुड़ी हुई। अब ये एक मौका है हमारे लिए कि 1 जनवरी 2006 से पुराने रिटायरीज को एमएससीपी दिलाया जाए, क्योंकि अगर कंबाइन में केस हो जाए सभी के लिए एक जगह पर तो एक बड़ी बात होगी और पुराने पेंशनर्स को एमएससीपी दिलाने का रास्ता भी शायद साफ हो जाए। अब दोस्तों ये तो थी एक जानकारी कल की सुनवाई को लेकर के। अब एक अच्छी बात है दोस्तों, शुरू होने जा रहा है चलता फिरता ईसीएचएस। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक चलता फिरता ईसीएचएस की स्थापना करने की पहल शुरू हो चुकी है। जी हां, जो पहाड़ी एरिया है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां से पूर्व सैनिक ईसीएचएस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए अब यह डिसीजन लिया गया है कि एक चलता फिरता ईसीएचएस की जो है स्थापना की जाएगी, जो पूर्व सैनिकों के अपने अपने इलाकों में जाकर के उनकी जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनको प्रदान किया करेगी। तो ये एक पॉजिटिव पहल है और इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, बहुत दूर दराज के एरिया हैं देश में, उन जगहों पर भी इस तरीके के मोबाइल ईसीएचएस का जो है स्थापना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही 2 जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।